डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप प्रशासन ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को पद से हटाया। ईरान की मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज उड़ाने की दी धमकी। ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर भी दी हमले की चेतावनी। लेबनान में इजराइल के हवाई हमले। भारत की समुद्री ताकत में इजाफा। नौसेना में शामिल हुआ INS तारागिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हम एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति। बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 35 गिरफ्तार। मामले की जांच कर रहे हैं NIA। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निराशा है कि मुख्य सचिव से संपर्क नहीं हो पाया। सीएम योगी ने लगाई असम में चुनावी हुंकार। कांग्रेस UDF पर घुसपैठियों और दंगाइयों को ठिकाना देने का लगाया आरोप। कहा, असम घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमेरिका और इजराइल ने गुरुवार को ईरान के सबसे ऊंचे पुल यानी B1 ब्रिज पर हवाई हमला किया। इस हमले में कम से कम 8 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 95 अन्य घायल हो गए हैं। इसके प्रतिक्रिया में ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें तबाह करने की धमकी दी है। ईरान इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम मानता है, क्योंकि ये कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद जरूरी हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज के अलावा 2 और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भी पद से हटाने का फैसला लिया है। ये जानकारी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पॉर्नेल ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि जॉर्ज अमेरिकी सेना के 41वें चीफ जस्टिस के पद में तत्काल प्रभाव से रिटायर हो रहे हैं। चर्चा है कि जल्द ही FBI के काश पटेल और कई अन्य मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच ट्रंप अपनी पूरी सुरक्षा टीम को बदलकर नए और भरोसेमंद लोगों को कमान सौंपना चाहते हैं। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज पर 2 बार हमला किया था और अब ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करेंगे। कुवैत ने कहा है कि शुक्रवार को हुए ईरानी हमले में एक पावर और डिसैलिनेशन प्लांट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि दक्षिण लेबनान में किए गए एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 15 लड़ाके मारे गए हैं। सेना के अनुसार दक्षिण लेबनान के पश्चिमी क्षेत्र में 146 डिवीजन के सैनिकों ने इन लड़ाकों की पहचान की थी। इसके बाद इजरायली वायुसेना ने हमला कर उन्हें मार गिराया। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी F-35 को मार गिराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी नौसेना चाहे फारस की खाड़ी हो या मलका जलडमरू मध्य हिंद महासागर में निरंतर अपनी उपस्थिति बनाए रखती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे वो बचाव अभियान हो या मानवीय सहायता प्रदान करना, हमारी नौसेना हमेशा सबसे आगे रहती है। हमारी नौसेना भारत के मूल्यों और प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। INS तारागिरी के शामिल होने से हमारी नौसेना की शक्ति, मूल्यों और प्रतिबद्धता को और मजबूती मिलेगी। भारत की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में शुक्रवार को एक नया अध्याय जुड़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम स्थित नेवल डॉकयार्ड में स्वदेशी अत्याधुनिक स्टीलथ फ्रिगेट तारागिरी और INS अरिदमन को नौसेना में शामिल कराया। इस समारोह में CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी समेत अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, INS तारागिरी के जलावतरण से भारत की नौसेना की ताकत और बढ़ी है। INS तारागिरी में ब्रह्मोस और सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। इतिहास हमें बताता है कि कोई भी देश बिना अपनी नौसैनिक ताकत को मजबूत किए शक्तिशाली नहीं माना जा सकता है। दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक कम्प्रिहेंसिव और फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क में देखना होगा। हमें
केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन्स, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन नेवी इन सुरक्षा कार्यों में प्रोएक्टिवली इंगेज है। साथियों, सुरक्षा के प्रति हमारा यही दृष्टिकोण हमें भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा और भारत को एक सशक्त मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करेगा। ऐसे में जब भारत अपने यहाँ तारागिरी जैसे एडवांस शिप्स बनाता है और उन्हें डिप्लॉय करता है, तो यह पूरे रीजन के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होती है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी मुफक्किरुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा। वो बेंगलोर भागने की फिराक में था। वो 2011 में एआईएमआईएम का उम्मीदवार रह चुका है। मुफक्किरुल पर आरोप है कि मालदा के सूजापुर में एसआईआर के नाम कटने के विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ उन्होंने भाषण दिया। इससे लोग भड़क गए और हजारों लोगों ने कलियाचक के बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। 2 गेट बंद कर दिए गए, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे ऑफिस के अंदर बंधक रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अफसरों को बाहर निकाला गया था। उधर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी है। एक टीम मालदा पहुंच चुकी है। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक चुनावी उम्मीदवार भी शामिल है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ के उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली और 16 लोगों को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कलियाचक की घटना के बाद मालदा में 2 अप्रैल को भी विरोध प्रदर्शन हुआ। गुरुवार को नारायणपुर में बीएसएफ कैंप के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने इस बात पर चिंता जताई कि पहले से पता होने के बावजूद राज्य के अधिकारी समय पर सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रहे, जिसके कारण अधिकारियों को घंटों तक बिना खाना पानी के रहना पड़ा। पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बेहद निराश है कि संकट के दौरान राज्य के मुख्य सचिव कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पहुंच से बाहर रहे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्होंने संचार को संभव बनाने के लिए व्हाट्सएप सुविधा वाला कोई मोबाइल नंबर साझा नहीं किया था। कोर्ट राज्य में मतदाता सूचियों के एसआईआर से संबंधित कार्य के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि मालदा जिले के कालियाचक इलाके में बीडीओ कार्यालय में दोपहर करीब 3:30 बजे असामाजिक तत्वों द्वारा 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं, उनका घेराव किया गया। पीठ ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के अधिकारियों द्वारा मांगे गए तत्काल हस्तक्षेप पर करीब रात 8, साढ़े 8 बजे तक स्पष्ट निष्क्रियता ही देखने को मिली। संकट के दौरान मुख्य सचिव से संपर्क नहीं हो पाया। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से प्राप्त संदेश का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात को रेखांकित किया कि इस उभरते हुए आपातकाल के दौरान राज्य के शीर्ष नौकरशाह तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि चीफ जस्टिस के पत्र से ये जानकर उसे बेहद निराशा हुई कि मुख्य सचिव से संपर्क नहीं किया जा सका, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप सुविधा वाला कोई मोबाइल नंबर साझा नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय पर संचार पूरी तरह से बाधित हो गया। पश्चिम एशिया में जारी घमासान के बीच भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय और अन्य विभागों की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिससे स्पष्ट किया गया कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने व्यावसायिक गतिविधियों व औद्योगिक मांग को लेकर सुचारू बनाए रखने के लिए 8 राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के कोटे में 10% अतिरिक्त बढ़ोतरी की भी घोषणा की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया है और नागरिकों से घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। पश्चिम एशिया संकट से ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी आशंकाओं के बीच सरकार रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस बीच सरकार का कहना है कि देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। सरकार का दावा है कि करीब 2 महीने का कच्चा तेल मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत के पास कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप है। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशिएंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फ़र की सप्लाईज में कुछ इशू है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फ़र की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। असम में भी सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी असम में जीत की हैट्रिक मारने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। असम के बारपेटा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस यूडीएफ पर घुसपैठियों और दंगाइयों को ठिकाना देने का आरोप लगाते हुए इन पार्टियों पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कहा, असम घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनेगा, घुसपैठियों को खींच कर निकालेंगे। असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम अब पूरी तरह से मुखर होकर मैदान पर उतर चुकी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद असम में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष चुनावी जनसभा के जरिए प्रचार की कमान संभाली है। इसी कड़ी में असम के सूरपत्थर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी साहिल मुंडा के समर्थन में कल एक विशाल चुनावी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को संबोधित करते हुए मौके पर उमड़ी भारी भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने साहिल मुंडा को क्षेत्र की नई उम्मीद बताते हुए चुनावी मैदान पर उतरने वाली विरोधी पार्टियों के प्रत्याशी पर जमकर राजनीतिक प्रहार भी किया। इसके अलावा अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिल मुंडा ने हमेशा पद के लालच से ऊपर उठकर जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और अब समय आ गया है कि उन्हें असम विधानसभा में भेजकर इस आवाज को और मजबूती प्रदान की जाए। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने चाय बागानों का दौरा कर चुनावी माहौल को नई दिशा देने की कोशिश की। दोनों नेता चाय बागान पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ घुल मिलकर चाय की पत्तियां तोड़ी, उनके साथ सेल्फी ली और बातचीत कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने झारखंड सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं और कई इलाकों में मुफ्त बिजली की सुविधा भी दी जा रही है। सीएम ने असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी समाज का केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम देहरादून द्वारा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण अंतर्गत कार्यक्रम में जुनगमर हॉल लोकार्पण और विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। बना था उस दिन से लेकर मैं भी आप ही लोगों के बराबर देहरादून में तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि प्रवास में रहता हूँ, लेकिन जितने दिन प्रवास छोड़ के ज्यादा टाइम देहरादून में ही रहा हूँ।
तो लगभग जितना उत्तराखंड राज्य की स्थापना को हो गए उतने दिनों से देहरादून की हर गली मोहल्ले अनेक कार्यक्रमों में आप सबके बीच में आना जाना रहा है। इसलिए हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से, हर एक स्थान से बहुत नज़दीक से जुड़ाव भी है, सबसे मिलना भी है, आत्मीय संबंध भी है। तो मेरे सभी देहरादून के सभी पार्षदगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, पूर्व पार्षदगण, हमारे सब अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी पदाधिकारीगण, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने आज इस आत्मीयता से, सम्मान से सभी का यहाँ पर स्वागत किया, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज सच में ये हॉल के आज लोकार्पण और हमारी जो विरासत है उसके संवर्धन और उस विरासत को सजोने का काम इस युगमंदिर हॉल के माध्यम से हुआ है। उनके परिवारजन भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज सच में वातावरण आज बहुत अच्छा है, शांत भी है और एक सकारात्मक वेग आज इस वातावरण में हम सबके बीच में अपनी उपस्थिति दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों का जो उत्साह है वो इस बात का प्रमाण है कि देहरादून का जो विकास है अब वो केवल एक सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जिस प्रकार का मैं अपने सभी दायित्ववान लोगों का देखता हूँ, माननीय विधायकों का देखता हूँ या अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का देखता हूँ या समय समय पर हमारे पार्षदगणों का भी देखता हूँ, वो भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार जागरूक रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देहरादून का जो विकास है वो केवल अब सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। घर घर से अब आवाज उठने लगी है। भाइयों बहनों, देहरादून में जो यहाँ की सरकार है, शहर की आपकी सरकार है, अभी 1 साल का वर्ष आप सब लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को श्री केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग ने भेंट की। रावल ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हुए प्रदेश पर भगवान केदारनाथ की कृपा से सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने रावल का स्वागत कर केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। कहा कि राज्य सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा तथा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने आगामी यात्रा सीजन को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। भेंट के दौरान केदारनाथ धाम की व्यवस्था, यात्रा संचालन तथा श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने रावल से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेश की प्रगति व जन कल्याण के लिए मार्गदर्शन की अपेक्षा व्यक्त की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।